चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए नोट्स के साथ साथ वीडियो क्लास तो ले ही रहा हूँ। बोर्ड पे पढ़ाना अलग होता है, ऑनलाइन पढ़ाना जरूरी भी रहता है क्योंकि बच्चे लोग को मेनली नोट्स चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए जिनको नोट्स की जरूरत है, जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो केवल समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है रेस्पिरेशन क्या होता है। तो जब सबसे शुरुआत वाली वीडियो था तो मैंने उसमें वर्ड एक बोला था मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक अगर ध्यान में होगा तो ठीक है। मेटाबॉलिक क्या होता है, मैंने कहा था इसको दो बेटा होता है, नहीं तो दो टाइप में से कैटेगरी बांट सकते हैं। ए में होता है कैटाबॉलिक और बी में होता है एनाबॉलिक। याद आया कुछ? अगर याद आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार समझ लो। मेटाबॉलिक क्या होता है कि हम लोग की बॉडी में कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इसी कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के काम को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो डिस्ट्रक्शन का काम चलता है उसको कहते हैं कैटाबॉलिक, और जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उसको अलग एक सिंगली अगर उसको बोला जाए तो उसको बोल सकते हैं क्या, एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब टूटने वाला प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। कहाँ से? सिंपल शुगर जो हम लोग खाते हैं, नहीं वो स्टार्च से क्या होता है कि शुगर में कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें सैलिवा वगैरह मिलता है। हम इसे पिछले क्लास में आप लोग को पिछली वीडियो में डाइजेशन में बताए थे। ठीक है, और यही जो सिंपलर इससे एनर्जी रिलीज होता है उसी से हम लोग का लाइफ अब चल रहा है। हमको वो एनर्जी मिल रहा है तो हम पढ़ा पा रहे हैं, आपको वो एनर्जी मिल रहा है तो आप पढ़ पा रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है? तो अब क्या होता है यहाँ, कैसे होता है देखो। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद होगा तो उसका मैंने एक केमिकल रिएक्शन आप लोग को लिखवाया था। नहीं क्या था, केमिकल रिएक्शन था, CO2 था, एनवायरनमेंट से लिया, H2O से मिला, यहाँ सनलाइट है और यहाँ क्या था, क्लोरोफिल था, बताया था मैंने। और यहाँ बना था आलू, टमाटर, बैगन, यही तो है हमारा। नहीं O2 प्लस H2O बना था, तो जबकि माइनस किए थे मैंने तो 6 और 6 आ गया था। ठीक है, अब आता है क्या कि यही हम लोग के डाइजेशन के बाद इससे एनर्जी रिलीज होता है। यही तो तुम्हारा रेस्पिरेशन है। जो यहाँ से इसके टूटने से एनर्जी रिलीज होता है वही एनर्जी हम लोग यूज करते हैं अपने डिफरेंट टाइप के वर्क करने के लिए। तो उसी का दिखा रहा है C6H12O6 है। ठीक है, ये O2 इसके साथ मिलता है, मिलने के बाद क्या होगा, ये CO2 में कन्वर्ट होगा, H2O में कन्वर्ट होगा और एनर्जी निकलता है। ये एनर्जी हम लोग चलाते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को, हम लोग में ताकत आता है एक तरह से कहो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो एनर्जी देख लीजिए यहाँ एक बार फिर से, C6H12O6 से आलू, टमाटर, बैगन सबका वही है। ये 6H2O ATP जो हो गया एनर्जी करेंसी हो गया। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटी, जितने भी सेल हैं, चाहे पाँव का हो चाहे सिर का हो, नहीं उसको एनर्जी चाहिए। ये कहाँ से मिलता है, बाय द ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री के क्लास में मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, CO2H2O में बनाता है और एनर्जी देता है। वही एनर्जी जो यहाँ मिलता है उसी से सारा काम आगे की ओर हम लोग का चलता है। नहीं बोलता है कि इफ ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, अगर मान लो कि ग्लूकोज नहीं है, नहीं खाना हम लोग नहीं खाए, उपवास रखे हुए, देन द सेल्स में ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। तो हम लोग के शरीर के अंदर प्रोटीन से ही तो शरीर बनता है ना, प्रोटीन्स को तोड़ना स्टार्ट करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। नहीं, और फिर ये ग्लूकोज हम लोग का क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा फर्दर टू फुलफिल द रेस्पिरेटरी नीड्स ऑफ द सेल, एनर्जी लेने के लिए। फिर से देखना कितना बड़ा बात है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि मम्मी पापा से झगड़ा कर लेते हैं और उसके खाना बंद कर देते हैं। खाना तो बंद कर देते हैं लेकिन सेल तो अपना काम करना नहीं बंद किया है, उसको तो एनर्जी चाहिए। तो ऐसा स्थिति में एनर्जी कहाँ से लेगा? ठीक है, तो ऐसा स्थिति में सेल्स में ब्रेकडाउन प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट करता है। प्रोटीन मतलब हमारे सेल आपस में मरना स्टार्ट करेंगे, शरीर का प्रोटीन खत्म होगा, हम लोग का हेल्थ डाउन होता चला जाएगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, रेगुलर हम लोग का टाइम पर खाना चाहिए। नहीं, अब आता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी हम लोग के शरीर में पहला स्टेप क्या है, तो अभी एक फ्लो चार्ट में बताऊंगा आप लोग को। उससे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हो क्या होता है, 6 कार्बन ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है, 6 कार्बन ग्लूकोज। नहीं, ये टूट जाता है इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, किसमें टूट जाता है, पायरवेट में, कार्बन पायरवेट या पायरविक एसिड जो उसमें टूट जाता है। नहीं, ये सब कहाँ हो रहा होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म होता क्या है, याद करो, सेल के अंदर लिक्विड जो रहता है इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म ना, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस आ गया तो न्यूक्लियर में सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ये जो पार्ट हुआ जिसको मैं येलो कलर से कर दे रहा हूँ, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। नहीं, वैसा प्रोटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। और ये जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर गया उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसलिए ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ चलता है, ये प्रोसेस चलता है हम लोग का साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट। 3 केस हम लोग पढ़ेंगे इस फ्लो चार्ट में, अगर ध्यान से देखोगे तीन केस हम लोग पढ़ेंगे इस फ्लो चार्ट। ठीक है, लिखना क्या है, देखो 3 केस होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म अभी मैं बता चुका हूँ क्या है, वहां पे ही टूटेगा, पायरवेट में टूटता है और एनर्जी मिलता है। अब यहाँ सारे में यही, सारे ऑर्गेनिज्म में यही काम हो रहा है। और यहाँ से 3 केस होता है। हो सकता है क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हम लोग को एबंडेंट परचेंस ऑफ ऑक्सीजन, पूरा अमाउंट में ऑक्सीजन मिले। ठीक है, ये किस कहाँ केस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप लोग को बता चुके हैं। नहीं, इसमें क्या होगा, अगर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं वाटर बनेगा और एनर्जी मिलेगा। यहाँ एनर्जी हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है। जो सुबह फ्रेश होकर हम लोग खा पी लेते हैं तो उस वक्त जो रहता है प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, एबंडेंट अमाउंट रहता है, तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटता है और एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग काम करते हैं। काफी खेल कूद लिए, नहीं एक्सरसाइज कर लिए, थकान हो गया है काफी, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो गया है, खासकर कहाँ हो जाता है, हमारे मसल सेल्स में। ऐसा स्थिति में CO2 और H2O नहीं बनेगा। हम लोग में ये CO2 और H2O किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मिलके लैक्टिक एसिड बना जाता है। आप लोग को जब हम फंक्शनल ग्रुप वगैरह बताएंगे केमिस्ट्री में तो उसको बताएंगे कि एसिड वगैरह क्या है। एसिड का होता है फंक्शनल ग्रुप COH। देखो CO2 और हाइड्रोजन दोनों आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, और एनर्जी मिलता है। इसके कंपेरिजन में एनर्जी का अमाउंट यहाँ थोड़ा सा कम रहता है। क्या रहता है, अमाउंट कम रहता है। ठीक है, और अब सवाल उठता है कि सर अगर एकदम ऑक्सीजन नहीं मिले तो, नहीं जैसे ईस्ट में होता है तब क्या होगा, ऐसा स्थिति में इथेनॉल बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और एनर्जी तो बनता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, आता है एग्जाम में, बताएंगे सबका फॉर्मूला बनाना, याद नहीं करना पड़ेगा, बनाना मैं सिखाऊंगा आप लोग। इथेनॉल, ये क्या हो गया, एनर्जी। यहाँ काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी, इसमें थोड़ा कम, इसमें सबसे कम मिलता है। तो यही था आपका फ्लो चार्ट कि आखिर ग्लूकोज कैसे टूटता है। तो ग्लूकोज का पहला स्टेप है, ये पायरवेट में टूटता है। कि अगर आएगा एग्जाम में व्हाट इज पायरवेट, तो लिखेंगे इट इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। नो, आपको इसका फॉर्मूला नहीं पूछेगा कभी। हाँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ सकता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम ही है, CO2 और H2O। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पूछेगा। एनर्जी इथेनॉल का है, तो इथेनॉल तो हम लोग चूंकि पढ़ना है केमिस्ट्री में भी, तो इसको ध्यान में रखना है। 3 केस याद हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब बोलता है एरोबिक, नाम से देखना, एरोबिक एयर, एनारोबिक जिसमें एयर नहीं हो। व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन बताते हैं। अभी हम लोग ने देखा ऑक्सीजन के परचेंस में हो रहा था तो CO2 और H2O दे रहा था, और भरपूर अमाउंट में क्या मिल रहा था, एनर्जी हम लोग को मिल रहा था। यही अभी हम लोग पढ़े ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में टूट जाता है,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही तो मैंने येलो से इसको हाईलाइट कर दिया है, इसी को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नहीं, प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 निकला था, वाटर निकला था, एनर्जी, या देखो फ्लो चार्ट में सबसे डाउन लास्ट वाला जो था, एनर्जी जो रिलीज होता है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में लगभग 686 किलो कैलोरी रहता है, या अगर ATP की भाषा में बोला जाए तो 38 ATP रहता है केमिकल एनर्जी। ठीक है, और इसके बाद आता है क्या, 420 किलो कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इसमें से निकलता है। अधिकतर एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, सब सारे में एरोबिक होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस वगैरह लेते हैं, तो रेस्पिरेशन उनमें होता है। ठीक है, अब आता है एनारोबिक, जस्ट इसका उल्टा कर दो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ था, हम लोग 2 केस पढ़े थे, अब की ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं यहाँ पर। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 केस हम लोग देखे थे, चलो देखते हैं। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, जब एकदम ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, प्लांट से मिलता है, और अगर एनिमल्स में अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड बनता है तो हम लोग की बॉडी में क्रैम्प आने लगता है, नस में, मसल्स में खिंचाव आ जाता है, हम लोग को थकान लगने लगता है। नहीं, और इसमें क्या होता है, दोनों प्रोसेस में वाटर कभी भी रिलीज नहीं होगा, देख लो ये मैक्सिमम बता रहे, इसको आप लोग ध्यान रखना, वाटर इज नॉट रिलीज। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 2 ATP के करीब यहाँ पर एनारोबिक, उसमें 38 ATP बन रहा था, इसमें 2 ATP ही एनर्जी हम लोग को मिल रहा है। नहीं, अगर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, रनिंग हो गया, लिफ्टिंग हैवी वेट्स हो गया, नहीं तो हम लोग को थोड़ा सा ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, और ऑक्सीजन का कमी हो गया, लेकिन चूंकि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिमांड ऑफ एनर्जी क्या है वहाँ पे, तो हाई है, नहीं, जबकि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या है, बॉडी में लिमिटेड है, तो मसल सेल्स क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू करता है। तो अब इनकी जो एनर्जी डिमांड बढ़ गया उसको फुलफिल करना है, तो अब ये जो ग्लूकोज है पायरुवेट में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन फाइनली वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने लगता है, जिसके कारण हम लोग की बॉडी में क्या आता है, क्रैम्प आने लगता है। नहीं, अब आता है प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। नहीं, अब बोलेंगे सर उसमें तो फोटोसिंथेसिस पढ़े थे, चलिए देखते हैं। प्लांट्स में जितना भी प्लांट, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में देख रहे थे ग्रीन पार्ट ही केवल फोटोसिंथेसिस कर रहा था, लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट के सारे भाग रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूजन, ये एक्सचेंज गैसेस कैसे, तो देखो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो रहा था, समझिए यहाँ पर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में हो रहा था कि इन्वायरमेंट से CO2 इन कर रहा था, नहीं, और जब फोटोसिंथेसिस हो जा रहा था तो O2 बन रहा था, O2 फिर बाहर निकल रहा था। कहाँ से निकल रहा था, लिप्स का ऐसा कौन सा पार्ट रहता है, तो ये गार्ड सेल रहता है, ये ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा हम पढ़ाएंगे आप लोग को। नहीं, ये स्टोमाटा खुलता है यहाँ पर, प्लांट में पढ़िएगा। नहीं, स्मॉल पोर होता है, यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन का अंदर आना, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, ऑक्सीजन का बाहर जाना का काम होता है, ये फोटोसिंथेसिस हुआ। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन फ्रॉम द, हाँ डिफ्यूजन क्या था, डिफ्यूजन भी मैंने बताया था। डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे अगर एक कमरे की ही बात करते क्लासरूम का, तो जितना एयर का पार्टिकल्स यहाँ है उतना ही यहाँ पर है, नहीं, लेकिन अभी इस जगह परफ्यूम, डीओ या अगरबत्ती जला दो तो यहाँ गैसेस पार्टिकल का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो ये कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा हुआ, तो ये परफ्यूम थोड़ा देर के बाद इस कॉर्नर पे भी हम लोग को इसका स्मेल आने लगेगा। तो ये क्या हो गया, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज नॉन एज डिफ्यूजन। बीच में कोई मेम्ब्रेन लगा दो, मेम्ब्रेन से अगर छनकर उसकी बात जा रहा है, देन दिस इज नॉन एज ऑस्मोसिस। इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। बार बार ये टर्म आता है इसलिए हम आप लोग को बार बार बता दे रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजन इनटू अ लीफ, लीफ के अंदर गया,
एनरिचेज ऑल द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। सबको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ा अंतर क्या है, इसमें CO2 इन करता है, O2 आउट होता है, जबकि रेस्पिरेशन में O2 इन करता है, CO2 आउट होता है। तो यहाँ क्या हो गया, एयर डिफ्यूज किया, लिफ्ट के थ्रू अंदर आ गया नहीं, और उसके बाद डिफरेंट सेल के पास जाता है रेस्पिरेशन के लिए। इसमें क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान और ये रिलीज इनटू द एयर थ्रू द स्टोमाटा, स्टोमाटा से बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। प्लांट में रेस्पिरेशन क्या होता है, दिन में भी होता है, साथ ही साथ रात में भी होता है। दिन के समय क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन आउट। देखना यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना कि प्लांट पूरा पूरा ऑक्सीजन हम लोग को देता है, नहीं, इन लोग भी पहले अपने दम भर जितना यूज करना रहता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बना तो वैसा समय में ऑक्सीजन को इसको बाहर से लेने का जरूरत नहीं है, वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस बना उसका दम भर यूज कर लिया, जो बच गया सो बाहर किया। अब रात के वक्त में कहा जाता है कि प्लांट के पास हम लोग को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो वैसा इसलिए मुझको रेस्पिरेशन तो दिन और रात दोनों टाइम में कर रहा है, तो ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से लेगा, वो लेगा आपको इन्वायरमेंट से, नहीं तो एक तरफ आप पेड़ के नीचे सोए हुए हो, प्लांट भी ऑक्सीजन खींच रहा है, आप भी ऑक्सीजन खींच रहा है, वो CO2 रिलीज करेगा, वो CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा, CO2 हम लोग लेंगे, नहीं तो रात के वक्त में प्लांट वगैरह के नीचे सोना काफी हम लोग के लिए हार्मफुल है। क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, अब बोलता है रूट्स ऑफ प्लांट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द रूट्स एंड सॉइल पार्टिकल्स। नहीं, डिफ्यूजन के थ्रू रूट रहता है, रूट क्या करेगा, वहां से प्लांट वगैरह सॉइल से वहां पर जो भी ऑक्सीजन वगैरह रहता है, पानी वगैरह देते हैं तो ऑक्सीजन वगैरह वहां मौजूद रहता है सॉइल पार्टिकल में, वहां से ले लेता है ऑक्सीजन। चलिए तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया इसका। नहीं, स्टेम में क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू आइदर द स्टोमाटा और लेंटिकल्स। क्या होता है कि एक क्रेक रहता है, स्टेम में भी स्टोमाटा मौजूद रहता है और उसमें काफी सारा क्या होता है, एक क्रेक टाइप का मौजूद रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नहीं, छाल के ऊपर एक क्रेक टाइप का रहता है, तो उसी को लेंटिकल्स के द्वारा करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब बोलता है कि एनिमल कैसे रेस्पायर करते हैं। नहीं, हम लोग तो जानते हैं अमीबा किसके द्वारा करता है, तो अमीबा तो भैया एक ही सेल का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन। थोड़ी ना हम लोग ऐसा उसमें नोज रहता है, कुछ नहीं रहता, वो लोग का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से ही एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन जो भी रहता है, डाइजेशन सब तो वही होते रहता है। अर्थवर्म क्या होता है, तो अर्थवर्म देखिए हो या ये वो भी नहीं देखिए, उसको बताना होगा। अर्थवर्म देखे होगे, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं केंचुआ। नहीं, इस प्रकार का बॉडी रहता है उसका, नहीं इस प्रकार का रहता है। ठीक है, और इस प्रकार का तो अर्थवर्म वगैरह में भी क्या होता है कि स्किन के थ्रू ही सारा का सारा मतलब रेस्पिरेशन वगैरह होता है। और फिश तो जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं तुमको मालूम है, वो गिल्स के द्वारा होता है, जो उनका साइड से जब भी उसका ताजा है कि नहीं है उसको देखने के लिए फिश जो भी बेचता है वो ऐसे उठाता है, हिंदी में कहते गल्फ फड़ा देखता है। नहीं, तो ये सब तो था इंट्रोडक्शन रेस्पिरेशन का। अब जो हम लोग पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। नहीं, तो पहला क्वेश्चन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है कि डिफरेंट पार्ट्स बताइए क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो स्टार्ट करो हम लोग सबसे शुरू से, नोज। ठीक है, दूसरा फेरिंग्स, पिक्चर में हम आप लोग को बताएंगे फेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स क्या होता है, ट्रेकिया क्या होता है, ब्रोंकियाई और लंग्स। इतना थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, पिक्चर बताएंगे, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मेन पार्ट ये है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पिक्चर के थ्रू जैसे डायरेक्शन पढ़ाया था बिल्कुल इसको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये पढ़ लेने से क्या होता है कि उसको समझना हम लोग के लिए आसान हो जाता है। नोट्स आप लोग के पास है, नहीं नोट्स समझिए, नोट्स के द्वारा जैसे हम बोलते बिल्कुल उसी प्रकार से बोलना है। सबसे पहला काम क्या होता है रेस्पिरेशन में, एयर हम लोग का क्या होता है नोस्ट्रिल के थ्रू। नोस्ट्रिल क्या होता है, नाक का जो छिद्र रहता है उसको कहते हैं, वहां से इन करता है। अगर ध्यान से देखो तो नाक के अंदर क्या होता है, बाल रहता है, हेयर रहता है। वो क्या करता है कि अगर किसी तरह का डस्ट पार्टिकल्स आ रहा है,
नहीं, उससे इसको रोकता है, डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता है। अभी नोस्ट्रिल अंदर एक नेसल कैविटी पूरा एकदम लंबा छेद जैसा रहता है जो अंदर तक गया हुआ रहता है, वहां तक ही पास होते चला जाता है। एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। नोस्ट्रिल ह्यूमिडिफाई द एयर, जो हवा जाता है वो तो गैसेस फॉर्म में, उसको क्या करता है, उसमें पानी लसलसा टाइप का बनाता है, ह्यूमिडिफाई कर देता है। ह्यूमिड मतलब उसमें पानी ऐसा कुछ मिल जाता है, पानी का अंश आ जाता है। नहीं, अब वहां पर क्या होता है, देयर इज बोनी प्लेट कॉल्ड द पैलेट विच सेपरेट्स द ओरल कैविटी। हाँ, हम लोग का मुंह है ना, जिससे ऊपर वाला जो रहता है और नाक, दोनों के बीच को जो अंतर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको पैलेट कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आता है एग्जाम में कि पैलेट क्या होता है तो बता दीजिए सर, ओरल कैविटी और नेसल कैविटी को जो सेपरेट करता है दैट इज नॉन एज पैलेट। क्लियर है यहाँ पर। अब नेसल कैविटी जो आगे बढ़ता हो जाता है वो आपका कहाँ आता है, फेरिंग्स में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, फेरिंग्स। ठीक है, ये पिक्चर तो आपका मैंने किताब से लिया हुआ है, लेकिन आप लोग को फिर अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, फेरिंग्स होता है क्या, एक मस्कुलर चैम्बर है, अभी दिखाऊंगा यहाँ पर, केवल ध्यान देते जाओ। स्टेप 8 नंबर स्टेप है। फेरिंग्स क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर होता है, एक्टिंग एज ए कॉमन पैसेज, एक ऐसा स्थान जहां से विंड पाइप और ट्रेकिया और फूड पाइप दोनों एक साथ जाता है ओएसोफेगस। इसलिए कहा जाता है जब खाते हैं तो उस वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खाने वक्त अगर हम लोग खा रहे हैं उस वक्त बोल देते हैं तो बोलने पर क्या होगा कि हम लोग का फूड पाइप में जाने के बजाय भोजन चला जाएगा विंड पाइप और ट्रेकिया में, हम लोग को सरक जाता है। नहीं, और कभी कभी तो मे भी होता है कि नाक से देखो कि चावल आया था या फिर उसमें मतलब कुछ पानी का अंश आ जाता है। नहीं, ठीक है, तो कोई पूछेगा कि बताओ फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स भैया हमको नहीं मालूम है। नहीं, आप लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं तो उसको सिंपल समझाइएगा कि कॉमन पासेज होता है हम लोग का फूड पाइप और नेसल कैविटी, वो दोनों क्या होता है, एक जगह से विंड पाइप और ट्रेकिया और फूड पाइप दोनों जगह के एक ही जगह से गुजरता है, वो कॉमन पासेज जो रहता है फेरिंग्स कहलाता है। और इसके बाद ये जहां पर आके जुड़ जाता है, इट इज कनेक्टेड टू द लैरिंग्स थ्रू अ स्लिट लाइक ओपनिंग फॉर द ग्लाइटिस, ये जो कंठ दिखता है ये इट इज कनेक्टेड टू द, ये जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, किससे जुड़ा रहता है, लैरिंग्स के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। नहीं, और यहाँ पे एक ढक्कन जैसा रहता है, वो ढक्कन खुलता है बंद होता है तो हम लोग का आवाज निकलता है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। लैरिंग्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं और एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम लोग, एडम्स एप्पल भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कंठ। नहीं, अब आता है लैरिंग्स। कनेक्ट्स, लैरिंग्स का क्या फंक्शन, कोई बोलेगा व्हाट इज लैरिंग्स के बाद बताओ फेरिंग्स, तुम बता दिए कि विंड पाइप और फूड पाइप का कॉमन पासेज को फेरिंग्स कहा जाता है। लैरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स को ट्रेकिया से जोड़ता है। कोई पूछेगा लैरिंग्स का काम क्या है, तो लैरिंग्स का काम मेनली है फेरिंग्स से ट्रेकिया को जोड़ना। नहीं, और ट्रेकिया में क्या होता है, ट्रेकिया का शुरुआती होता है, वहां पे क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है। कार्टिलेजिनस रिंग्स कैसा होता है, चलिएगा फिर से पिक्चर से दिखाते हैं आप लोग को। इस प्रकार का हम लोग के गला में पिक्चर जब बनाएंगे ऐसा रिंग टाइप का बना हुआ रहेगा। नहीं, काफी इंपॉर्टेंस है इसका, हम आप लोग को बताएंगे। नहीं, इस रिंग्स का अगर नहीं रहेगा, ट्रेकिया यहाँ पर है, लैरिंग्स, लैरिंग्स का काम क्या है, फेरिंग्स और ट्रेकिया को आपस में जोड़ता है। ट्रेकिया में क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स रहता है। इस रिंग्स का क्या काम है, तो चलो मैं इसी तरह हम बताते हैं। जब हम लोग जैसे जनरली अगर बैलून को फुलाओगे तो वो तो पाइप क्या होता है, फूला हुआ रहता है। क्या रहता है, फूला हुआ रहता है। नहीं, लेकिन जब बैलून में हवा मतलब नहीं रहता है तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो उसी तरह जब हम लोग का कार्टिलेजिनस रिंग्स, यहाँ पे जब फेरिंग्स में हवा नहीं रहेगा तो ये तो सिकुड़ जाएगा, इसमें कोलैप्स कर जाएगा। और यहाँ के जो हमारे लंग्स है, ठीक है, ब्रोंकियाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोली, यहाँ तो एयर नहीं रहेगा, ये पाइप तो सिकुड़ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसका कोलैप्स नहीं हो, खराब नहीं हो, इसको ये बचाता है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स। अभी जब हम इसका पिक्चर बताएंगे तो आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो कार्टिलेजिनस रिंग्स का काम क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं, दस फैसिलिटिंग कंटिन्यूअस एयर फ्लो, लगातार फ्लो होते रहे। द इनर वॉल ऑफ द ट्रेकिया इज लाइंड बाय ए म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सिलेटेड कॉलमनर इपिथेलियम। ये सब पढ़े होगे 9th क्लास में।
टिश्यू वगैरह जब पड़े होगे तो उसमें पड़े होगे। सिलेटेड मतलब उसमें एयर टाइप का हेयर लाइक स्ट्रक्चर वगैरह रहता है, लसलसा टाइप का रहता है, ठीक है। और ट्रेकिया क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ब्रोंकियाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकियाई कहते हैं, ठीक है। इसका सिंगुलर होता है ब्रोंकस। एक राइट लंग चला जाता है और एक लेफ्ट लंग में चला जाता है, क्लियर है। अब ब्रोंकियाई है कार्टिलेजिनस रिंग्स। अभी बताया कि ब्रोंकियाई में क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है फॉर डिस्टेंशन, मतलब खराब नहीं हो, नहीं तो खराब हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, एयर पास करना बंद हो जाएगा। प्रत्येक ब्रोंकियस क्या होता है, देखो यहाँ पर एक फिर से पिक्चर आप लोग को बताए थे। यहाँ पर यहाँ से आया ट्रेकिया और ये दो पार्ट में बट गया, इसको हम लोग कह दिए क्या, ब्रोंकियाई। दोनों को कहते हैं ब्रोंकियाई, सिंगुलर कहते हैं हम लोग, क्या कह दिए इसको, ब्रोंकस। क्या कह दिए, ब्रोंकस। नहीं, अब इसके बाद क्या होता है, दिस ब्रोंकियाई ये फिर से बढ़ता है, बढ़ने के बाद क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में, इसको हम लोग कहेंगे टर्सरी ब्रोंकियाई। क्या कहेंगे इसको हम लोग, टर्सरी ब्रोंकियाई, ठीक है। नेक्स्ट इन द लंग्स, ईच ब्रोंकस फाइनली डिवाइड्स इनटू फाइनर एंड स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। फाइनली काफी पतला पतला ब्रांच में बढ़ जाता है और ये ब्रांच क्या होता है, डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ टिनी एयर लाइक बलून लाइक चैम्बर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली। क्या कहते हैं, एल्वियोली। चलो एल्वियोली एक बार फिर से देख लेते हैं, एल्वियोली है क्या। तो अभी बताए ट्रेकिया आया, ट्रेकिया यहाँ से क्या हो गया, ब्रोंकियाई में बदला, ब्रोंकियाई क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स में यहाँ बदला, नहीं टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में बदला, बहुत सारा फाइन इस तरह का लाइन में बढ़ जाता है। और प्रत्येक इस लाइन की बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्वियोली। दोनों साइड राइट और लेफ्ट लंग दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट समझना लेफ्ट नहीं, दोनों साइड में ये क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स बढ़ जाता है। इसी के लास्ट वाले पार्ट में बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। एल्वियोली का जो वाल रहता है ना, काफी ज्यादा थिन रहता है और मॉइस्ट, भींगा हुआ रहता है, विच एनेबल, इसका काम क्या है, गैसियस डिफ्यूजन। ठीक इस एल्वियोली के पास इंतजार कर रहा होता है, कौन होता है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद वो एल्वियोली से होता हुआ, मतलब क्या होता है कि जब सांस लेते हैं तो एल्वियोली में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, जबकि ब्लड कैपिलरीज डिफरेंट सेल से आया हुआ रहता है, तो वहां पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो डिफ्यूजन हम लोग जानते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो जाता है, तो ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन है तो वो चला जाता है कहाँ पर, वो चला जाता है ब्लड कैपिलरीज में, ऑक्सीजन चला गया। अब ब्लड कैपिलरीज का CO2 का जो रहता है वो इंटर जाता है किसमें, एल्वियोली में। जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो वो फिर एल्वियोली से होता हुआ, नोस्ट्रिल से होता हुआ बाहर निकल जाता है, यही तो था रेस्पिरेशन। नहीं, लंग्स क्या होता है, लंग्स आर ए पेयर ऑफ स्पंजी एंड इलास्टिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी रिफ केज। बोनी रिफ केज हम लोग को जो छाती का जो यहाँ पर हड्डी रहता है वो सब सारा रहता है, ठीक है। बेस जो लंग्स का रहता है रिसेट्स ऑन द डायफ्राम, किसके रहता है वहां पर, डायफ्राम रहता है। कहने का मतलब अगर इसका देखा हम लोग का लंग्स अगर यहाँ है तो इस लंग्स के ठीक नीचे, ठीक है, एक डायफ्राम इस प्रकार से स्थित रहता है, ठीक है। ईच लंग, प्रत्येक जो लंग रहता है वो ढका और दो मेम्ब्रेन से रहता है। इनर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं द इनर और विसरल ल्यूरा, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड बुक पूरा से लिखा हुआ है इतना डिटेल, लेकिन आप लोग CBSE वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए, इतना जानना चाहिए, क्योंकि उन लोग का अगर आगे चल के पढ़ते हो तो मेडिकल वगैरह में सब क्वेश्चन आता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है उसको कहते हैं द आउटर ऑफ पैरिएटल ल्यूरा, क्लियर है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम इज ए कर्व, अभी दिखाया था आपको फोटो, मस्कुलो फाइब्रस शीट रहता है विच सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल। थोरेसिक छाती का हिस्सा को पेट का हिस्सा से अलग करने का काम कौन करता है, वही एब्डोमिनल कैविटी करता है, ठीक है। अब आता है इंटरकोस्टल मसल्स फाउंड बिटवीन द रिब्स एंड द रेडियल मसल्स ऑफ द डायफ्राम ब्रिंग अबाउट द ब्रीदिंग मूवमेंट्स। इंटरकोस्टल मसल्स फाउंड बिटवीन द रिब्स, रिब्स हम लोग को हो गया अभी बताइए, छाती का जो पंजर रहता है, बोनी पार्ट, एंड द रेडियल मसल्स ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम वगैरह के बीच में क्या होता है, गैप हो रहता है, तो वो उतना जगह नहीं खाली रहेगा। तो हम लोग जब सांस ले रहे थे इससे, तो उसका फैलना सिकुड़ना, उसके बीच जगह नहीं रहेगी, तो जगह नहीं रहेगा तो कहाँ से फैलेगा, तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो रिब्स क्या होता है, पुल्ड अपवर्ड्स, ऊपर की ओर फैलता है,
एंड द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, और जो डायफ्राम आपका ऐसे रहता है वो ऐसे एकदम सीधा हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, लंग्स हम लोग का फैल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और फाइनली व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम लोग सांस छोड़ देते हैं, रिब्स कम बैक टू देयर नॉर्मल पोजिशन, छोड़ दिए सांस नॉर्मल हो जाता है, एंड द डायफ्राम इज रिलैक्स, फिर डायफ्राम अपना इस तक पोर्शन में था आ जाता है, लंग्स अटेंड देयर नॉर्मल साइज एंड एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। यही था हम लोग का पूरा क्या रेस्पिरेशन। समझ में आया होगा। ब्लड पढ़ाएंगे आप लोग को नेक्स्ट डे। थोड़ा सा वीडियो हो गया काफी लंबा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, पढ़ना भी तो जरूरी है। ठीक है, पिक्चर आप लोग को बनाना भी सिखाएंगे, जैसे डायसन का हमने बताया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर पिक्चर जब हो ही गया बड़ा तो इसी में मैं लास्ट ही करता हूँ इसका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर इसको बना हुआ है, तो पिक्चर आप लोग प्रयास कीजिएगा इसको बनाने का। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पिक्चर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, पिक्चर बनाने का हम देखिए हैं, आप लोग को फिर बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा नोज है, ये हो गया हम लोग का लिप्स, नहीं, और यहाँ ये हो गया नोस्ट्रिल, यहाँ से ही एयर अंदर इन कर रहा है, और ये देखो ये हो गया हमारा माउथ है, नहीं, और यहाँ पर ये हो गया नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी। इन दोनों को जो अलग कर रहा है इसी को हम लोग कहते हैं पैलेट। क्या कहते हैं इसको? पैलेट, बताए थे ना। ठीक है, अब ये यहाँ से नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, यहाँ से एयर पास हो रहा है, ये एसोफेगस इधर चला गया। अब ये दोनों का जो कॉमन पास है, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो कॉमन पासेज है, इसको हम ग्रीन से थोड़ा दिखाए थे, ये ग्रीन पार्ट, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ठीक है, अब ये यहाँ से ये फूड इस जगह चला जाता है और एयर इस जगह चला जाता है। अब इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? फेरिंग्स को और ट्रेकिया, यहाँ ये ट्रेकिया हो गया, नहीं, यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट हो गया, तो फेरिंग्स और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? फेरिंग्स और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये लैरिंग्स काम कर रहा है। लैरिंग्स काम कर रहा है। लैरिंग्स क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? ये देखो इस तरह का प्रकार का है ना, ये हो गया लैरिंग्स। ठीक है, तो कोई बोलेगा लैरिंग्स का काम क्या है? तो ट्रेकिया और क्या करता है? फेरिंग्स को जोड़ने का काम करता है। अब देखो इसमें बहुत सारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज अभी बताए थे। ये फेरिंग्स जब हम लोग सांस नहीं ले रहे होते तो एयर नहीं है तो वो तो सिकुड़ जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा, तो उससे बचाने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हेल्प करता है। और ये ट्रेकिया फिर यहाँ आके दो भाग में बढ़ गया, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर में ब्रोंकस और प्लूरल में कहते हैं ब्रोंकियाई। फिर ये ब्रोंकस कई ब्रांच में बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। और लास्ट में इसका है क्या? एल्बियोली। क्लियर है? और ये किसके अंदर रहता है? लंग्स। और ठीक लंग्स के बगल से गुजरा हुआ रहता है ब्लड कैपिलरीज गुजरा हुआ रहता है। क्या गुजरा हुआ रहता है? ब्लड कैपिलरीज। तो अब समझिएगा यहाँ पर जब लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पे ध्यान दोगे, एयर अंदर आया अंदर, ये फेरिंग्स से होता हुआ, ट्रेकिया से होता हुआ एल्बियोली में जाके भर गया। यहाँ पर O2 हो गया ज्यादा, और ये जो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है ये आया डिफरेंट सेल से, यहाँ CO2 है ज्यादा। और डिफ्यूजन क्या बताता है कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किधर से किधर होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है तुम्हारा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। तो CO2 यहाँ ज्यादा है ब्लड कैपिलरीज में, तो ये CO2 इन कर जाता है एल्बियोली में, और एल्बियोली में O2 ज्यादा है तो वो इन कर जाता है ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला जाता है। और जबकि जब हम लोग यहाँ CO2 जो आ गया एल्बियोली में, जब हम लोग एक्सेल करते हैं ये फिर से ट्रेकिया नोस्ट्रिल से होता हुआ एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यही था तुम्हारा रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो पढ़ते रहिए। रितेश श्रीवास्तव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और बाकी नोट्स वगैरह जो लिख लेते हो तो थोड़ा सा अगर होता है तो मैसेज वगैरह भी, कमेंट वगैरह भी किया कीजिए कि हाँ सर लिख लिए समझ में, या जहाँ परेशानी हो, दिक्कत हो, वहाँ पर आप लोग उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और लाइक करना नहीं भूलिए। अगर लाइक हो तो, अगर अनलाइक है नहीं पसंद है तो अनलाइक भी कर सकते हैं। जहाँ कमी होगा मैं उसको दूर करूँगा। ओके बाय।